अनचाहा विवाह में प्यार 31। केबिन का दरवाजा खोलकर राहुल अंदर आता है। राघव का ध्यान लैपटॉप से सामने की तरह जाता है। सामने खड़े राहुल की तरह देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो राहुल की तरह आकर अच्छा लगा तुम वापस आए। राहुल मुस्कुराकर राघव की तरह देखकर इतना अच्छा ऑफिस और इतने अच्छे आप जैसे मालिक कहीं नहीं मिलते हैं। सबके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसलिए ज्यादा कुछ ना सोचकर और आपके कहने पर वापस चला आया। राघव यह सुनकर मुस्कुरा जाता है। राहुल, आपको एक फ्लैट की डिजाइन बनानी है, आप यह पूरी फाइल पढ़ लीजिए, इसी के हिसाब से बनानी है। 2 दिन बाद मीटिंग है, इसलिए इसे 2 दिन के अंदर बनानी है। राहुल, हाँ। मैं सर हिलाकर वो फाइल लेकर केबिन से बाहर चला आता है। आदित्य ईशा की तरह देखकर कौन थी वो आंटी जो अभी रास्ते में तूने कार रोक दी और मिलने के लिए गई। ईशा अपने केबिन में आती है। ईशा के पीछे पीछे आदित्य भी उसके केबिन में आता है। ईशा आदित्य की तरह देखकर सारी बात बता देती है। आदित्य यह सुनकर ईशा की तरह देखकर अच्छा हुआ कि तूने सही समय पर अस्पताल लेकर गई उन्हें। हम ईशा इतना कहकर फिर आदित्य की तरह देखकर तुम्हें क्या मदद चाहिए थी आदित्य हमसे? हाँ ईशा, वो मैं कह रहा था कि वो मैं इस शहर में किसी को ढूंढने के लिए आया था। वो बात यह कि मैं जब 15 साल का था तब मुझे पता चला कि मेरी एक बहन थी जो पापा उसे मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर आ गए थे। ईशा यह सुनकर लैपटॉप पर चल रहे हाथ रुक जाता है। उसके हाथ में हल्की सी कंपकपी होती है। वो हैरानी से आदित्य की तरह देखकर आदि, यह तुम क्या कह रहे हो? ईशा, सच कह रहा हूँ मैं। जब से यह बात पता चली है तब से मैं पापा से बात नहीं करना चाहता हूँ, ना ही उस घर में वापस जाना चाहता हूँ। 15 साल का जा तब से उसे ढूंढ रहा हूँ, ढूंढते हुए यहाँ इतनी दूर पहुँच गया हूँ कि अब घर की तरह मुड़कर देखने का मन भी नहीं करता है। हर समय पापा को कोस कर रहा हूँ कि क्यों उन्होंने मेरी बहन को मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया। ऐसी क्या मजबूरी थी जो उन्होंने आज तक मुझे नहीं बताया है। ईशा को अपना एनजीओ में वक्त बिताना और उसका भी उसके पेरेंट्स के मजबूरी के चक्कर में कहीं भी छोड़कर जाना, उसकी आंख में नमी आने लगती है। आदित्य का ध्यान ईशा पर नहीं जाता है। ईशा अपने आंसू को पोंछकर आदित्य की तरह देखकर, तुम मेरी क्या मदद चाहते हो आदित्य? ईशा, तुम वकील की अच्छी पोस्ट में, तुम चाहो तो मेरी बहन को ढूंढने में प्लीज मेरी मदद कर दो। आदित्य हाथ जोड़कर ईशा की तरह देखकर कहता है। ईशा आदित्य की तरह देखकर, आदि प्लीज तुम इस तरह हाथ जोड़कर हमसे रिक्वेस्ट मत करो। आदित्य, मैं कोशिश करूंगी तुम्हारी बहन को ढूंढने में, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी बहन कैसी दिखती है या कुछ ऐसा कि मैं पहुंच ना जाऊं। आदित्य ईशा की तरह देखकर, ईशा मैंने कहा ना, हम जोधपुर के रहने वाले हैं। पापा उसे जोधपुर के एनजीओ में छोड़कर गए थे। आदित्य ईशा को जोधपुर के एनजीओ का पता देता है। मैंने यहाँ जाकर पता किया पर बाद में पता चला यह एनजीओ अब बंद हो चुका है, वहाँ अब कोई सेवा का काम करने लगा है, इसलिए यहाँ जितने भी बच्चे थे उन्हें यहाँ जयपुर के एनजीओ में शिफ्ट कर दिया था। ईशा आदित्य की तरह देखकर, तुम्हें जयपुर के एनजीओ का पता चला? किस एनजीओ में सभी बच्चों को शिफ्ट किया था? आदित्य ना, मैं सर हिला देता है, नहीं, मैंने वहां पूछने की बहुत कोशिश की पर उनका एक ही जवाब होता है कि उन्हें नहीं पता है। ईशा विनीत को अंदर बुलाती है। विनीत केबिन में आकर ईशा की तरह देखकर, जी मैम। विनती, यह जोधपुर के एनजीओ का एड्रेस, यहाँ पहले एक एनजीओ हुआ करता था, तुम यहाँ जाकर पता करो कि यहाँ की बच्चों को कौन सी एनजीओ में शिफ्ट किया था। विनीत, हाँ। मैं सर हिलाकर वो एड्रेस लेकर केबिन से बाहर चला आता है। ईशा के केबिन खटखटाने की आवाज आती है। ईशा अंदर आने को कहती है। भारती अंदर आती है।
भारती ईशा को गुड मॉर्निंग कहकर अपना शादी का कार्ड आगे बढ़ाती हुई, मैम हमारी शादी में आपको जरूर आना है और राघव सर और ज्योति को भी लेकर आना है। आदित्य ईशा की तरह देखकर मैं चलता हूँ। ईशा हाँ मैं सर हिला देती है। आदित्य वहां से निकलकर बाहर चला जाता है। ईशा भारती की तरह देखकर, भारती मैं और राघव साथ में, ज्योति हम तीनों ही आएंगे। कैसी चल रही है तुम्हारी शादी की तैयारी? अच्छी चल रही है मैम। भारती कुछ देर ईशा से बात करके केबिन से बाहर चली आती है। भारती ऑफिस से निकलकर अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है। अगले भाग में